as we had discussed in the last class, I think we had done with the Bohr's model, beta. All the Yes, concepts of the Bohr's model. Please, everybody, be on mute. So in the last class, we had done with the Bohr's model. Today, we are going to do the spectra, and then we'll go to the quantum mechanical model. ओके बच्चा, और बोहर वाले ही सारे फॉर्मूले हमने यूज करने हैं यहाँ पे, तो ध्यान देना है इस पे. दैट इज योर बोहर्स स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. बोहर्स स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. थोड़ा सा इसको बेस से लेके चलते हैं. बेटा क्या समझते हो आप वर्ड स्पेक्ट्रा से? स्पेक्ट्रा क्या होता है? व्हाट इज स्पेक्ट्रा एक्चुअली? मैम अरेंजमेंट एक. हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड ऑफ द लाइट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ना. आप ऐसा मानो कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक शेल में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो बाउंड है न्यूक्लियस से और उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है. लास्ट क्लास में हमने इस पे बहुत डिस्कशन किया है कि देयर इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी. एनर्जी इज क्वांटाइजेशन, नो, है ना? तो बच्चा ठीक है, अगर एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो हमने इलेक्ट्रॉन पे कुछ एनर्जी सप्लाई की उसको, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर वो एनर्जी उतनी है जितनी दो लेवल के डिफरेंस के बीच में है, तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अब लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा. तो बच्चा अब क्या होता है कि हाई एनर्जी लेवल जो होता है वो अनस्टेबल होता है. तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो री एमिशन ऑफ लाइट करता है, दोबारा से लाइट एमिट कर देता है. और जब लाइट वो एमिट करेगा तो वो लो एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा. वो लो एनर्जी स्टेट वो भी हो सकती है जहां से वो स्टार्ट किया उसने अपना जर्नी, मतलब ग्राउंड स्टेट भी हो सकती है या उससे ऊपर का कोई लेवल भी हो सकता है. तो जो एनर्जी एमिट की ना, उसका रिकॉर्ड जब हम स्क्रीन पे लेते हैं कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एमिट की, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रा. ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रा का रीजन क्या है, वाई स्पेक्ट्रा इज देयर, वो मैंने आपको भी समझा दिया. अब दूसरी बात ये है कि जब हमने इसका अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है, और उसका रीजन ये नहीं है कि वी कांट सी इट. द थिंग इज कि वो इतना छोटा है, थोड़ी सी एनर्जी से, इवन की हमारे आईज से भी जो एनर्जी लगती है उससे भी उसको एनर्जी मिल जाती है, एंड इट गेन्स द एनर्जी एंड शिफ्ट इट्स सेल एंड स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाती है. तो हमारे पास अभी तक का जो प्रूफ है वो स्पेक्ट्रा ही है. बेसिकली हम स्पेक्ट्रा ही स्टडी करते हैं. तो बोहर स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए मैं एक आपको छोटी सी डायग्राम देती हूँ, पर उससे पहले एक थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट करेंगे, फिर डायग्राम पे आएंगे. जल्दी जल्दी से मुझे एनर्जी का एक्सप्रेशन बताओ, कौन कौन सा बच्चा पढ़ के आया? ये एनर्जी का एक्सप्रेशन बताया था, -2π²m e⁻⁴/n²h²z². अगर इसको ये किसी को नहीं आता है तो -13.6/n². प्लीज बी ऑन म्यूट. दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी. ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन n1 शेल में है तो ये एनर्जी हम ऐसे ले लेते हैं. अगर आपका इलेक्ट्रॉन n2 शेल में आ गया तो मुझे बस थोड़ा सा चेंज करना है कि n1 की जगह पे क्या लगा देना है, n2 लगा देना. अब अगर इलेक्ट्रॉन आपका अपना शेल चेंज कर रहा है तो En2 माइनस En1 क्या होगा, माइनस, ये मैं इसलिए थोड़ा सा करवा देती हूँ डेरिवेशन का पार्ट ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट रहे. +13.6, मैंने प्लस क्यों किया समझ रहे हो ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, n1² इंटू z². तो बच्चा जी इसमें से हम क्या करते हैं, 13.6 इंटू z² कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2². ठीक है, इज दैट क्लियर? यस और नो? यस मैम. ठीक है, तो दिस इज 1/n1² माइनस 1/n2², और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल्टा ई. इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी बाद में, कौन ज्यादा है कौन कम है, क्योंकि अब तुम्हें आता है सब, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, किसकी एनर्जी ज्यादा है, दिस एंड दैट. अब बच्चा एनर्जी क्या होती है, कहना इसे, ये वैसे प्लैंक थ्योरी मैंने बतानी भी आपको कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये सब बच्चे जानते हैं. वेरी गुड. तो दिस इज 13.6 z² और 1/n1² माइनस 1/n2². यस और नो? अब ये भी पता है कि न्यू की वैल्यू c/λ होती है. हमारे सब स्टूडेंट ये बात जानते हैं कि c विच इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. तो इसका मतलब हो गया आपके पास ये अगर रिलेशनशिप होल्ड होता है तो इसमें से आप न्यू की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, c/λ. यस और नो? तो वही मैंने लिखा. तो c/λ हो गया 13.6 z²
1/n1² माइनस 1/n2²। इसको इसी पेज पे कंपाइल करते हैं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का, लेट्स टेक अ येलो कलर। अब क्या होगा बच्चा, 1/λ को मैंने इस साइड रख लिया और HC को हम उधर ले गए, 13.6 बाय क्या आ जाएगा, HC आ जाएगा। ये बस ये शिफ्ट किया मैंने, ठीक है, कर सकते हैं, यस मैम। ठीक है। अपॉन साथ में आ गया आपका Z² और 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये वाला जो फैक्टर है ये एक कांस्टेंट फैक्टर आ गया जिसे हम बोलते हैं RH। RH है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या है बेटा, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर इसकी वैल्यू होती है, पर टेंशन नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैल्यू या तो वो दे देता है या वो RH से ही क्वेश्चन निकलवा लेता है। 1/λ को कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द अनदर टर्म यूज फॉर द 1/λ? मैम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। होती है वेव नंबर। वेव नंबर जिसने बोला है वो बच्चा सही बोल रहा है, दिस इज अ वेव नंबर बच्चा, ठीक है, दिस इज अ वेव नंबर एंड दिस इज अ इक्वेशन। बस मुझे आपको यहां तक पहुंचा, ये इक्वेशन सब बच्चों ने डेरिवेशन देख ली है ना, मैंने कैसे लिखी है येलो कलर वाली, ठीक है। इसको बोलते हैं बोहर्स स्पेक्ट्रा इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम यूज करके आगे सेट करेंगे। तो इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट लेवल में था, सेकंड लेवल में चला गया, ठीक है आपके पास। अच्छा मुझे बताओ किस लेवल की एनर्जी ज्यादा होती है, आउटर या इनर? जल्दी मैम इन फिर वही इन कर रहे हो, आपकी क्लास सेम मिस्टेक कर रही है। सबसे कम एनर्जी होती है जो इनर वाले शेल्स हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो वो एनर्जी क्या होती जाती है, वो एनर्जी बढ़ती जाती है। और ये गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी ध्यान में रखना है कि आपका जो फाइनल लेवल है, मतलब जो बाहर वाले शेल्स हैं वो हाई एनर्जी के हैं, जितने न्यूक्लियस के पास है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो लेट मी शिफ्ट द स्लाइड। तो ये हमने इक्वेशन ड्राइव करी और वो इक्वेशन बस हम याद रख लेंगे कि न्यू बार इज इक्वल टू RH और Z², 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 n2 क्या है वो सब देखते हैं। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और ये है n इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, हम इसके कुछ शेल्स बना देते हैं। 3 आ गया, फिर उसके बाद 4 आ गया, समथिंग लाइक 5 बना दिया मैंने, फिर और बना दिया एक 6 और बना दिया 7, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। आपके इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और हाई एनर्जी पे चला गया। अब क्या हो सकता है कि हाई एनर्जी से वो जंप करे बैक, जैसे मैंने आपको अभी बताया। जितने भी हाई, अब देखो ना एब्जॉर्प्शन के टाइम पे हमने क्या लिया, हमने हाइड्रोजन गैस ली। कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए मैडम, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में। तो बिल्कुल हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं। हाइड्रोजन गैस में मिलियन बिलियन कितने ही, मैं तो काउंट भी नहीं करवा सकती आपको, कितने सारे एटम्स हैं, उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई किसी एनर्जी तक चला गया, कोई किसी एनर्जी तक चला गया, ठीक है ना, मॉलिक्यूल है अभी तो वो। तो जब मान लो कोई कहाँ है कोई कहाँ है, अगर आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, चाहे वो 3rd लेवल तक था, चाहे 4th लेवल तक पहुंचा, चाहे 5th लेवल तक पहुंचा, पर रिटर्न हो जाए 1st लेवल, ये 1st लेवल पे रिटर्न हो गए। तो मैंने आपको अभी ग्रीन कलर से ये सिखाया कि आप पहले तो नेम ऑफ द सीरीज कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिख लेते हैं फाइनल लेवल, उसके बाद लिख लेते हैं इनिशियल लेवल और उसके बाद लिख लेते हैं रीजन। अगर फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन 1st लेवल में लौट के आता है, पहले चाहे 2nd में था, चाहे 3rd में था, चाहे 4th में था, चाहे अप टू सो ऑन, तो और यूवी रीजन आता है और इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन 2nd लेवल पे लौट के आता है तो उसको बोलते हैं बामर, एल इसमें साइलेंट होता है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड एंड हम्फ्री, ये हैं सीरीज के नाम। अब मैंने बोला ना लाइट का रिकॉर्ड है, तो अगर इस रीजन में लाइट आएगी तो ये यूवी रीजन है और ये लाइमन सीरीज है। अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन 2nd लेवल में लौट के आते हैं तो पहले तो फिर उससे ऊपर ही होंगे ना, तो ये विजिबल रीजन है और इसको आप स्पेशली लर्न करके रखोगे क्योंकि सिर्फ यही एक है जो कलर्ड लाइट है जो हमें दिखाई देती है।
अगर आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे लौट के आता है 4, 5, 6, 7, तो वो IR है और बाकी किसी की टेंशन नहीं लेनी है, बाकी सब IR रीजन है। ना हमारे लिए यूवी विजिबल है, ना हमारे लिए IR विजिबल है, हमारे पास सिर्फ बामर विजिबल है। ये 4 लेवल पे आता है, ये 5 लेवल पे आता है, ये 6 लेवल पे आता है। तो 7, 8, 9 से आया होगा, 6, 7, 8, 9 से आया होगा, और ये 5, 6, 7, 8, 9 मेरा। तो ये है आपका स्पेक्ट्रा ऑफ बोहर। मैं इसी के अकॉर्डिंग इस फार्मूले को भी सेट कर देती हूँ ताकि आपको यूज करना सेम रहे। देखो फाइनली जिस लेवल में आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, तभी एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नहीं तो आपका एनर्जी का आंसर नेगेटिव आएगा। और ऑब्वियसली बाहर वाला शेल ज्यादा एनर्जी का होता है, अंदर वाला कम एनर्जी का होता है, तो ये फार्मूला ऐसे सेट होगा तभी आपका पॉजिटिव आएगा। 1/nf² माइनस 1/ni²। तो दिस इज द एक्सप्रेशन एंड दिस इज द टेबल जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब आप फटाफट से ना ये एक फॉर्मूला नोट कर लो, ये मैं चलो आपको बता दूं। ये फॉर्मूला नोट कर लो सब अपनी कॉपी में, क्योंकि मुझे 1-2 न्यूमेरिकल कराने हैं, तो मैं फटाफट से फॉर्मूला आपसे ले सकती हूँ। डन बच्चा जी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, गुड गुड गुड। अब देखो, अब तुम्हें एक क्वेश्चन आ गया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है इन द हीलियम प्लस पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बताना तो जरा मुझे। अरे ये तो लास्ट क्लास में बहुत डिस्कशन किया है। यस मैम, हो जाएगा है ना, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सही बोल रहे हो। इलेक्ट्रॉन इन द हीलियम प्लस जंप्स फ्रॉम, जंप ही करेगा ना, फ्लो तो नहीं करेगा बच्चों? नो मैम। jumps from 5th level to give the Balmer series. To give the Balmer series. Find the lambda. बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन, इक्वेशन बताओ मुझे जल्दी जल्दी से, क्या थी? न्यू बार 1/lambda RH Z² 1/nf² माइनस 1/ni²। आपको RH की जगह RH में ही आंसर देना, मुझे सिर्फ RH की टर्म में ही आंसर चाहिए। बच्चा जी 1/lambda को एज इट इज लिखा रहने दो RH। बताओ मुझे Z कितना आएगा, जल्दी जल्दी। Z कितना आएगा हीलियम प्लस के लिए? मैम 25। अरे क्या 25 कैसे बेटा जी, आ गई बच्चा। हीलियम प्लस के लिए Z तो 2 ही आएगा ना, आप आगे भाग गए हो थोड़ा सा। हीलियम क्या है आप समझ रहे हो ना, एटॉमिक नंबर पूछा था। ठीक है, अब NF किस लेवल से आ रहा है? 5th लेवल से, वो आपने सही बोला है। NF है 5। Ni बताओ, कौन बच्चा बताएगा Ni कितना है? कौन सी सीरीज दे रहे हैं? बामर सीरीज मैम। वन। कौन सी सीरीज दे रहा है? बामर सीरीज दे रहा है ना? यस मैम। तो फाइनली तो सेकंड पे आया ना, तो 1/2²। किस लेवल से जंप कर रहा है? 5th लेवल। बिल्कुल सही। तो RH यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। अगर मैं उल्टा भी लगा दूं तो मैं फटाफट चेक कर सकती हूँ, क्योंकि आंसर फिर नेगेटिव आ जाएगा। वो आप कभी गलती वैसी नहीं करोगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। साथ में क्या आ जाएगा बेटा? 4 into 2500 आ जाएगा, 25 - 4 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 21। यहाँ पे भी कैंसिल कर लो, 25 आ गया। 21 RH/25। ये किसकी वैल्यू आई है? ये 1/lambda आई है। और मुझे क्या चाहिए? लैम्बडा की। जी लैम्डा की कितनी वैल्यू आ गई फिर? हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स। बिल्कुल कर देंगे जी। मान लो एग्जामिनर इतने पे भी नहीं मान रहा, वो कह रहा है हमें एनर्जी बताओ, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लैम्डा की फॉर्म में होता है क्या? मुझे बताओ जल्दी। होता है, अगली स्लाइड में कराती हूँ। फिलहाल लैम्डा की वैल्यू याद रहेगी 25/21 RH। ये बताओ न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हीलियम था तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 होगी। फाइनली किस लेवल पे आता है वो स्टेज डिसाइड करती है, लाइमल, बामर, पास्टन ब्रैकेट, पी फंड वगैरह वगैरह। तो बामर है तो फाइनली सेकंड लेवल पे आ रहा है। और किस लेवल से जंप किया है? पहले कहाँ पे था? एब्जॉर्प्शन को तो खत्म कर दो, अब कहाँ पे था, कहाँ पे जंप किया है, वो इनिशियल फाइनल है। जहां से जंप किया है वो इनिशियल है, जहां पे वापस में आ गया लास्ट में वो आपका फाइनल है। तो फाइनली बामर में आ गया तो 2 आ गया, इनिशियली 5 यहाँ पे था,
हीलियम के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 रख दिया, RH कांस्टेंट है, अगर वो देगा वैल्यू तो पुट कर देना, नहीं तो आपको RH की फॉर्म में आंसर निकालना है। मुझे न्यू बार नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था आंसर, लैम्डा चाहिए था, तो मुझे लैम्डा के लिए इसको रिवर्स करना पड़ा। अब मुझे एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए भी आपको बता देते हैं। मान लो आपको किसी क्वेश्चन में एनर्जी पूछ ली, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एनर्जी होती है H इंटू न्यू। ठीक है, अगर न्यू हमारे पास नहीं है तो लैम्डा की फॉर्म में फॉर्मूला यूज किया करो HC बाय लैम्डा। अगर लैम्डा भी हमारे पास नहीं है तो ये 1 बाय लैम्डा को अलग कर लो। 1 बाय लैम्डा को अभी मैंने तुम्हारे सामने क्या लिखा था, न्यू बार। तो न्यू बार हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, लैम्डा हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, न्यू हो तो ये फॉर्मूला यूज करना। अब तुमने 1 बाय लैम्डा निकाला था, उसमें यहाँ पे वैल्यू रख देते, H और C से मल्टीप्लाई कर देते, तो आंसर एनर्जी का आ जाता। करेक्ट और नॉट? यस मैम। चले क्या आगे, समझ में आया ये, समझ में Yes, आया ma'am. बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 क्वेश्चन इसके और लेते हैं बोहर के स्पेक्ट्रा से। बच्चा मान लो इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम या जंप टू गिव, इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर देती हूँ क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन जंप टू 3rd लेवल एंड गिव्स द लैम्डा मैक्स। आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम विच लेवल जम्प्स टू 3rd लेवल फाइनली, मतलब फाइनली किस में आ गया, 3rd लेवल में। आपको जंप करना है कि वो किस लेवल से आया होगा ताकि लैम्डा मैक्स आए। ठीक है, फाइंड फ्रॉम विच इट जम्प्स टू गिव लैम्डा मैक्स। ठीक है, क्या क्या डाटा है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होगा बताओ? 1। 1, बिल्कुल। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है Z, ठीक है, अभी चेक करते हैं, somebody has answered, Z इज इक्वल टू 1 है। फाइनली किस लेवल में आ रहा है, 3rd लेवल में आ रहा है, तो NF तो हो गया 3। अब आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा है एंड इज इक्वल टू RH इंटू Z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय N बाय NF स्क्वायर, 1 बाय NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। अब बच्चा जी मुझे लैम्डा चाहिए मैक्स। अगर मुझे लैम्डा मैक्स चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 बाय लैम्डा मैक्स तो हो जाएगा आंसर मिनिमम, ये वाला आंसर तो मिनिमम हो जाएगा, यस और नो? Yes, ma'am. तो मुझे न्यू बार क्या चाहिए होगा, फिर मिनिमम चाहिए होगा। अब इस इक्वेशन से मिनिमम आंसर कैसे आएगा, मिनिमम आंसर तो तब आएगा ना जब आपका ये वाला फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यस मैम। अरे मुझे न्यू बार मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए मतलब इसका कम आंसर चाहिए, तो दैट मीन्स 1 बाय NI स्क्वायर क्या जाना चाहिए, मैक्सिमम जाना चाहिए। 1 बाय NI स्क्वायर मैक्सिमम तब जाएगा जब 1 बाय NI भी मैक्सिमम होगा। 1 बाय NI तब मैक्सिमम होगा जब NI मिनिमम होगा। बिल्कुल सिंपल मैथ से चल रही हूँ मैं, रिवर्स से। ठीक है ना, अगर मुझे ये आंसर माइनस चाहिए तो जो चीज आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो तो फिर आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी तो आंसर कम आएगा ना, है ना? यस मैम। तो अगर ये आंसर मैक्सिमम होना चाहिए तो 1 बाय समथिंग मैक्सिमम होना चाहिए, तो नीचे वाली पोर्शन तो फिर मिनिमम होना चाहिए। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन 3rd लेवल पे जंप कर रहा है तो किस किस लेवल से कर सकता था, सोचो जरा, 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी। तो उन 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 4। तो जब आपको एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुम्हें बस एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन लैम्डा मैक्स का आता है ना तो आप उसमें NI की वैल्यू NF प्लस 1 करोगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन तो कर लोगे, 36 यहाँ पे आ जाएगा, 9 माइनस, समझ गए ना इसको? ठीक है, इसको कर देते हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन एनर्जी का भी। अभी स्पेस यहाँ पे थोड़ी सी कम पड़ रही है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, 16 into 9 आएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे NF+1 करोगे आप. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. अब इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया. इसी क्वेश्चन को जो आपका था कि फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में आ रहा है और यहाँ पे आपने किया हुआ था Ni², और यहाँ पे था RH इंटू Z², यहाँ पे था आपका 1/λ. अब मुझे चाहिए लैम्डा मिनिमम. तो मैं क्या करूं बताऊं? लैम्डा मिनिमम का मतलब होता है न्यू बार मैक्सिमम. Yes, ma'am. RH इंटू Z², ये 3 को तो कोई फर्क नहीं पड़ा. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर ये फैक्टर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो 1/Ni² मुझे क्या चाहिए? मिनिमम. Minimum. तो Ni उस केस में क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. और Maximum. Yes, मैक्सिमम ma'am. वैल्यू इसकी क्या है? Infinity. इन्फिनिटी का स्केयर भी इन्फिनिटी रहेगा. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? RH/9. 1/∞ तो 0 हो गया. यानी कि अगर आपको न्यू बार मैक्सिमम चाहिए तो आपका Ni हर क्वेश्चन में जाएगा इन्फिनिटी, और अगर आपको न्यू बार मिनिमम चाहिए तो Ni जाएगा NF+1. तो मेरे ख्याल से बोहर के स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से. सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, न्यू या लैम्डा की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम भी कर सकते हो. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन आई शिफ्ट दिस स्लाइड? Ma'am, wait. चलो, इसके साथ बोहर का मॉडल हमारा कंप्लीट है. तो व्हाट वी पीपल कैन डू, वी कैन हैव द यू कैन से फेलियर या लिमिटेशंस ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. limitations of the Bohr's model of an atom. अच्छा, अब तक जो आपको लिमिटेशन लगी वो बताओ. क्या तुम्हें लग रहा है क्या कमी है बोहर के मॉडल में? वो सबको पता है जब जिन 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 ने मॉडल पढ़ा है. फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी. व्हाट आर द लिमिटेशन बच्चा? क्या मैं बोहर की कैलकुलेशंस को किसी भी एटम पे लगा सकती हूँ जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो? No, ma'am. No, ma'am. बस ठीक है, पहली तो फिर यही लिख लो कि इट इज एप्लीकेबल टू. आपको समझना है इसको, थ्योरेटिकल पेपर नहीं देना है, तो चीजें समझ भी आनी चाहिए. इट इज एप्लीकेबल टू द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या इन द अनदर वर्ड क्या लिख लोगे? इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना? नॉट एप्लीकेबल टू द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सेकेंड लिमिटेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज का टॉपिक बनेगी. बोहर ने दिया था कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट. ये मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगी नहीं ये स्टेटमेंट, मैं सिर्फ एक फेलियर वाला पॉइंट लिख दूंगी. ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान रखनी है. बोहर ने एक ऑर्बिट दिया था. कैन एनीबॉडी गिव मी द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट? क्या थी ऑर्बिट? मैम जो पाथ ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन. द फिक्स्ड एनर्जी पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व. यानी कि बोहर ने इलेक्ट्रॉन के लिए एक फिक्स्ड रास्ता बना दिया. और फिक्स्ड पाथ हम किसका देते हैं बताओ? आपका, मेरा, बॉल का, जो भी मटेरियल पार्टिकल हैं, बड़े हैं चाहे छोटे हैं, उनके लिए हम फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड पोजीशन की बात करते हैं. अब प्रॉब्लम क्या आई कि जब क्वांटम मैकेनिक्स आई ना, जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आए, या जब वेव कैरेक्टर की बात आई, अगर क्वांटम अभी वर्ड नहीं समझ आता तो लीव इट, अभी वेव सोचो. जब वेव कैरेक्टर की बात आई तो आगे जाके ये पता लगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, वो वेव कैरेक्टर भी रखता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी रखता है. अब वेव अगर कोई कैरेक्टर रखता है तो इज इट पॉसिबल टू गिव अ फिक्स्ड पाथ ऑफ वेव? नो मैम. तो सबसे बड़ा फेलियर ये था, या ऐसे बोलो कि मुझे ये कहना चाहिए, जितने भी आगे जाके नए कॉन्सेप्ट आएंगे वेव कैरेक्टर से रिलेटेड, वो सब बोहर के फेलियर है. चाहे वो हेजनबर्ग है, चाहे वो डी ब्रॉगली है, चाहे वो डेविसन एंड जर्मर है, चाहे वो इरविन श्रोडिंगर है. जितने भी वेव कैरेक्टर थे ना, वो सारे क्या थे? बोहर के फेलियर. तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देती हूँ कि द बोहर्स ऑर्बिट और फिक्स्ड ट्रिजेक्ट्री का मतलब पाथ होता है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन couldn't explain वेव करेक्टर. ठीक है, वेव करेक्टर
ऑफ इलेक्ट्रॉन। couldn't explain या is not agreed with, चलो couldn't explain भी लिखा गया, इट्स ओके, ठीक है, यानी कि ये उससे एग्री नहीं करता। टेक्निकल लैंग्वेज तो ऐसे लिखी होती है कि the Heisenberg or the de Broglie or the wave corrector or the quantum mechanics give a serious blow to the Bohr's fixed trajectories or the paths of the electron। मतलब ये जो सारे वेव करेक्टर थे उन्होंने सीरियसली इसको ब्लो किया, मतलब मीन बाय सेइंग बहुत बड़ा फेलियर, बहुत बड़ा धक्का दिया इसको, ठीक है। तो अब मैं थर्ड पॉइंट में जो भी लिखूं ना सब चलेगा। देखो हेजनबर्ग भी लिख सकते हो तुम, पढ़ेंगे आगे जाके। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जितने मर्जी पॉइंट बना लो इसको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या बच्चा डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप आर नॉट, और भी नाम कहीं भी ऐड कर सकते हैं जितने भी आगे पढ़ेंगे, आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय, दे couldn't be explained by Bohr, explained by Bohr। तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद स्पेक्ट्रा तो इसने दिया, पर दो हमारे पास और टर्म्स हैं। अब मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रही हूँ जिसको मैं लिख रही हूँ ज़ीमैन इफेक्ट, ध्यान से देखना। हाँ, ज़ीमैन इफेक्ट पहले होता क्या है, फिर बाद में इसको बताएंगे कि बोहर के साथ इसका क्या लेना देना था। ज़ीमैन इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रा, splitting of the lines of the spectra, बच्चा जी, in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field, is called Zeeman effect, is called Zeeman effect। अब इसका मतलब क्या, स्पेक्ट्रा तो तुम्हें ज्ञान हो गया है ना, स्पेक्ट्रा क्या था, इलेक्ट्रॉन ने एमिशन ऑफ एनर्जी किया और जो एनर्जी निकली उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसे हमने लिख लिया, जो स्क्रीन पे हमने देखा वो एक्चुअली में क्या था, वो स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन का, हमने उसे बोल दिया। अब क्या है, अगर हमने उस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जो स्पेक्ट्रा की लाइंस थी ना वो स्प्लिट अप हो गई, और ये स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस इफेक्ट का नाम रखा गया स्टार्क इफेक्ट। और ये स्टार्क इफेक्ट को जब बोहर को बोला गया ना कि तुम एक्सप्लेन करके ऐसा क्यों हुआ, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। प्रोबेबली आप तो देखो फिजिक्स में ये बात पढ़ते हो ना कि अगर आपका चार्ज है किसी जगह पे पड़ा है तो कौन सा फील्ड होता है उसका, बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है ना। तो जब चार्ज रिवॉल्व करने लग जाता है तो कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज पार्टिकल है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है उसका अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा और आपने अप्लाई कर दिया उस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट किए और जो एमिशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी का, कुछ डिफरेंट आया, नए ग्राफ बन गए। ये ज़ीमैन इफेक्ट की सारी कैलकुलेशन बोहर नहीं दे पाया था। तो आप ये लिख सकते हो कि ज़ीमैन इफेक्ट इज द फेल, कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय, है ना, couldn't be explained by बोहर, इसलिए तो मैंने इसे फेलियर में लिखा है, explained by बोहर, नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब ये समझ में आ गई कहानी, क्या लिखा है मैंने? Yes. अच्छा चलो, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, फिफ्थ पॉइंट आ जाओ। ऐसा ही बच्चा जी एक इफेक्ट है स्टार्क इफेक्ट। अब स्टार्क इफेक्ट है क्या मैडम, वो भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो बस। ये है स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रा, स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी बिल्कुल ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है स्टार्क इफेक्ट। अब ये भी क्या हो गया, couldn't explained by बोहर। यस, ये भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका था, इसका भी वही रीजन आ गया, एक्सप्लेनेशन। सिक्स्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल की मैं बात कर रही हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या है, देखो वैसे तो ये पूरी कहानी आपको वेव करेक्टर पढ़ने के बाद समझ आएगी, क्योंकि बोहर के वही फेलियर है जो अगला मॉडल है। अब अगला मॉडल नहीं पढ़ा तो मैं ट्राई कर लेती हूँ, बाकी आप जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी।
अच्छा, इसकी आपने मुझे स्पेक्ट्रा के जब मैंने लेवल बनाए थे, ध्यान दिया होगा, मैंने पहले गैप ज्यादा रखा है, धीरे धीरे करके गैप कम कर दिया था, याद है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो, ये लाइंस चेक की थी आपने, पहले Yes. ज्यादा गैप है, उसके बाद गैप क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे अगर आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पहले जो लेवल है उस पे स्पेसिंग ज्यादा है और उसके बाद गैप क्या हो गया, कम हो Very. गया था ना? नहीं, कम हो गया गैप, देखो गैप, Yes, ma'am. गैप कम हो गया। अब अब क्या हो रहा था ना कि जब तक तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, जब तक आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास था तब तक तो वो क्वांटाइजेशन ओबे करता था, सारी एनर्जी की कैलकुलेशन, सारी रेडियस की कैलकुलेशन, सारी एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन एज पर द फॉर्मूला गिवन बाय बोहर थी। पर जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया ना तो भाई मोबाइल हो गया, अपनी मर्जी से उसकी कोई भी वैल्यू एनर्जी की आ रही है, कोई भी वैल्यू किसी भी चीज कैलकुलेशन की आ रही है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, या चलो पहले मैं ये लिखती हूँ फिर आपको नए नाम से देते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटाइजेशन डिसअपियर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन डिसअपियर एज द n इंक्रीजेस। यानी कि n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी में जब भी यहां लिखो ना तो इसको मैथ्स की तरह इंटरप्रेट मत करो कि बहुत दूर, इसका मतलब है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो यहाँ पे इन्फिनिटी है। बताई थी ना ये कहानियां तुम्हें? Yes. ठीक है बेटा, तो जब n इन्फिनिटी मतलब आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो जब वो न्यूक्लियस की पहुंच से दूर हो गया उस टाइम पे उसकी सारी क्वांटाइजेशन क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। ठीक है, तब वहां पे सेम रिजल्ट आते हैं दो तरह की साइंस के। अब ये दो तरह की साइंस क्या है, ये भाई ज्ञान लेना तुम्हें जरूरी है। एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या होती है बच्चों, बोलो तो। Classical mechanics. पार्टिसिपेट किया करो सब बच्चे क्लास में, तभी आएगा बच्चा। एक होती है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को ना बेटा जी हम ना वेव मैकेनिक्स भी लिख सकते हैं। दिस इज अ वेव मैकेनिक्स ऑल्सो। बच्चा यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख रही हूँ, जैसे जे थॉमसन था ना, जो Yes, ma'am. जे थॉमसन ने या रदरफोर्ड ने या बोहर ने, ये आपसे रिलेटेड है, ये वाले मॉडल पेपर में आ सकते हैं, तो मैंने यही लिख दिया। ये है क्लासिकल मैकेनिक्स, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं। क्या मानते हैं? Practical. पार्टिकल मानते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या आता है, जो इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को वेव कौन कौन से मानते हैं? डी ब्रॉगली मानता है वेव, हेजनबर्ग मानता है वेव, डेविसन एंड जर्मर मानता है वेव, शेडेंजर जी मानते हैं वेव, SCHRO, ठीक है जी, तो ये मानता है वेव। तो ये इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हैं। तो अब क्या हुआ, ये प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या कहना है कि जब n इंफिनिटी हो जाता है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाता है न्यूक्लियस से, तो ये दोनों मैकेनिक्स सेम रिजल्ट देती है, मतलब कोई चेंज नहीं है, क्योंकि क्वांटाइजेशन खत्म हो जाता है उस टाइम पे। तो आपके पास जो फॉर्मूलाज एंड ऑल है कुछ एप्लीकेबल है। इसे आप ऐसे समझो ना, मान लो आप फेयर में गए हो किसी, है ना, स्कूल में कोई ऑडिटोरियम में कोई फेयर लगाया आपके, या कोई ग्राउंड में फेयर लगाया, या कुछ भी बहुत ओपन स्पेस है वहां पे। तो जो तो स्टेज होता है ना बच्चा, स्टेज के बिल्कुल पास तो बड़ी सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं, ऑल द चेयर्स एंड ऑल द बेंचेस आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, और स्टूडेंट या जो भी वहां का ऑडियंस है या जो भी वहां पे विजिट कर रहा है वो बड़े सिमेट्रिकली बैठे हैं। अब वो स्टेज से दूर जाते 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 आपको पता है ना, जब लाइनें खत्म हो जाती है तो भीड़ आती है पीछे। Yes, ma'am. क्या वो भीड़ इतना डेकोरम मेंटेन करके चलती है कि हाँ हमें इतना डिस्टेंस पे रहना है, जितनी चेयर्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे, No, नहीं, ma'am. है ना? तो ये बिल्कुल वैसा ही है, इसको वैसा ही गेम समझो कि जब तक आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है सारे रूल ओबे कर रहा है, जब वो न्यूक्लियस से दूर चला जा रहा है, उसकी पहुंच से दूर जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो ये क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो बोहर ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो इसने सारे फॉर्मूले दिए पर वो फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं थे जब n बहुत ज्यादा हो जाता था। ठीक है, तो ये 6 फेलियर्स हैं बोहर के मॉडल से। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। बताओ जरा। Yes, ma'am. चलो चलते हैं फिर आगे। ठीक है बच्चा, अब बोहर का मॉडल तो हमने पढ़ लिया, फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल भी पढ़ लिया। अब हम आएंगे
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स पे। बच्चा जी, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स है ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगी वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और इसमें सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं हम डी ब्रॉगली की। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस था पहले, अब तो खैर इसको लॉ बोलते हैं। देखो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। बच्चा जी, ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स in the motion exhibit dual character. अब इस बात का क्या मीनिंग है, इसका क्या स्टेटमेंट का हमें समझना है। पहली बात तो उसने सारे मटेरियल पार्टिकल की बात की है, कोई भी आगे जाके माइक्रो मैक्रो कंसीडर नहीं करेगा। यहाँ सारे मटेरियल पार्टिकल, बड़े से बड़ा बॉल को भी ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन को भी ले सकते हो, खुद को भी ले सकते हो, ठीक है। जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनमें जब मोशन होती है, मतलब जब वो रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, दे आर हैविंग सम मास इज हैविंग एसोसिएटेड विद सम वेलोसिटी ना, तो उस केस में उसमें डुअल करेक्टर आ जाता है। अब ये डुअल करेक्टर है क्या भाई? कौन कौन सा करेक्टर होता है डुअल करेक्टर? पार्टिकल लाइक, as well as wave like. एज वेल एज द वेव लाइक, बिल्कुल सही कहा, एज वेल एज द वेव लाइक। अब पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस है मैडम, हमें कैसे पता लगेगा ना, आप देखो ना, जिस चीज मैटर की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, जो चीजों को आप देख सकते हो, फिक्स्ड स्पेस है, लेती है, मास है, वो मैटर है ना। जो चीज कोई एक फिक्स्ड पोजीशन ले ली, जिसने उसके वो पोजीशन अब कोई और नहीं ले सकता। पर वेव्स में ऐसा नहीं है, वेव्स में पकड़ते हो ना प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, दिखाई नहीं देती है, एक पोजीशन पे एक वेव है, दूसरी उसके ऊपर आ सकती है, सुपर इम्पोज हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है ना। तो वेव और पार्टिकल करेक्टर तो हम समझते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल ही नहीं है, वो वेव भी है। तो जब इसने इस पार्टिकल कैरेक्टर की बात की, तो वो बोहर का तो सारा कंसेप्ट खराब हो गया, क्योंकि बोहर ने तो इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम सब कुछ दे दिया था, ठीक है। तो ये डी ब्रॉगली ने बात की। अब आप देखो कि वेव और पार्टिकल कैरेक्टर दोनों अगर किसी में है, तो इसने अपने रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए ना वो दो इक्वेशन यूज की, जो वेव का पार्टिकल में और पार्टिकल का वेव में इंटर कन्वर्जन बताता है। पहली इक्वेशन इसने यूज की, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का ज्ञान है तुम्हें? Yes ma'am. और मुझे बताएगा ये कौन सी इक्वेशन है? चलो नाम तो मैंने लिख दिया, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसका क्या मतलब है? Ma'am, energy and mass are interconvertible. यस यस यस। अभी तक तो वैसे ये 100% हम नहीं कर पाए हैं, आपको पता ही होगा सबको, बहुत बच्चे पढ़ते हैं आइंस्टाइन को, सुनते हैं इसके बारे में। आइंस्टाइन का सारा काम थ्योरेटिकल है, 100% हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, जितना वो कर चुका है हमारी साइंस के पास नहीं है। बच्चा जी, उसने कहा था कि एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर 100% एनर्जी का मास में कन्वर्जन होता, फिर तो हम कहीं से भी कुछ भी चीज को एनर्जी में कन्वर्ट करके दूसरी तरह दे सकते थे, ठीक है। पर फिर भी हमारी केमिस्ट्री के लिए ये ठीक है, एप्लीकेबल होगी जहां पे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करेंगे। वहां पे जैसे बॉम्ब वाला पढ़ते हो ना आप कॉन्सेप्ट, फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन, तो वहां पे आप देखते हो ना कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो उसने ये इक्वेशन यूज करी। इक्वेशन यूज करने के पीछे रीजन आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि उसने पार्टिकल और वेव करेक्टर एक ही चीज में दोनों की बात की, तो ये वही इक्वेशन है जो एनर्जी को मास से कनेक्ट करती है। यहाँ मैटर है, यहाँ पे एनर्जी है। दूसरी इक्वेशन उसने बात की, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। दिस इज अ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है बेटा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की कहानी भी अभी हम डिस्कस करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस क्या कहती है कि जो आपकी रेडिएशंस है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा, वो भी पार्टिकल और वेव लाइक दोनों कैरेक्टर रखती है। देखो रेडिएशन वेव है, ये तो सबको पता है, पर वो पार्टिकल लाइक कैरेक्टर भी रखती है। तो ये भी फिर एनर्जी और पार्टिकल का कन्वर्जन हो गया। तो इसने इन दोनों इक्वेशंस को यूज किया फ्रॉम 1 and 2। आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में एनर्जी है बेटा?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लो फिर। एच न्यू किसके बराबर आ जाएगा, MC स्क्वायर के। उसको नेक्स्ट शीट पे ही ले लेते हैं वैसे। बिकॉज न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, ये हम इक्वेशन चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको यहाँ से नजर आ जाए। बिकॉज न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, तो यहाँ पे बन जाएगा HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू M इंटू C स्क्वायर। C और C बच्चा जी कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई H बाई MC। फिर उसको लगा डी ब्रॉगली को, अब सारे के सारे पार्टिकल तो इतने छोटे हैं नहीं है जो लाइट की वेलोसिटी से चले, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो चलो फिर भी ये एप्लीकेबल है। तो उसने कहा कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई एम वी। v इसमें क्या है बताओ, वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, और जब तक वो रेस्ट पे है तब तक उसमें कोई वेव करेक्टर नहीं है। तो ये वाला जो है ये डी ब्रॉगली की इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई एम वी। यहां तक का ज्ञान हो गया सभी को, चले फिर आगे। Yes, ma'am. चलो शाबाश बच्चा जी। अब E इज इक्वल टू H बाई एम वी को थोड़ा इंटरप्रेट करो। M इंटू वी को मोमेंटम भी तो लिख सकते हो ना, Yes, ma'am. लीनियर मोमेंटम। तो मैंने इसको P भी लिख दिया, तो इट्स ओके, यू कैन यूज दिस इक्वेशन आल्सो। बच्चा अच्छा नॉट E, सॉरी, दिस इज योर लैम्डा। E तो H न्यू हो गया ना आपका, तो दिस इज योर लैम्डा। अब इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब यहां से क्या समझ में आता है बताओ मुझे। लार्जर द मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, स्मॉलर इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ना। लार्जर द मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, mass of the material particle, smaller is the wavelength associated with it, smaller is the lambda। और वेवलेंथ ही किसका करेक्टर है, क्या बताएगी, वेव करेक्टर बताएगी, कितना वेव नेचर है उसका मेजर तो वेवलेंथ ही होगी ना। वेव अगर ऐसे चलेगी तो वेवलेंथ अभी तो कैलकुलेट होगी। Yes, ma'am. अब इसका इसका क्वेश्चन आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का, कि मान लो एक बॉल है मेरे पास, बॉल को मैंने कुछ वेलोसिटी दी और वो बॉल मूव कर रही है, पर फिर भी मुझे उसका वेव करेक्टर नहीं दिखाई पड़ता, जबकि डी ब्रॉगली ने तो कहा था कि उसका वेव करेक्टर होना चाहिए। और डी ब्रॉगली ने ये भी बोला था कि सभी मटेरियल पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, किसी एक के लिए नहीं है, या माइक्रो मैक्रो में डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है इसमें। तो इसका आंसर आपके सामने है। जितना बड़ा मटेरियल पार्टिकल होगा, जितना उसका मास होगा, उतनी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो वो नेग्लिजिबल होगी, हमें दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि उसके साथ वेव करेक्टर एसोसिएटेड बहुत कम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि एक बॉल है, बॉल का मास है 10 ग्राम, ठीक है, और वो वेलोसिटी से घूम रही है 5% वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। आप उसका लैम्डा मुझे कैलकुलेट करके दिखा दो बॉल का, ठीक है, या लैम्डा कंपेयर कर देना। एक साइड आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताओ, 9.1 इंटू 10⁻⁻30। हाँ जी, और बिल्कुल इसकी वैल्यू वेलोसिटी की भी इतनी ले लो, 5% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा इलेक्ट्रॉन ले लो, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो। अब मुझे बताओ लैम्डा बॉल बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन की रेशो कितनी होगी, कितनी रेशो आएगी दोनों की। हो जाएगा ना सॉल्व। लैम्डा बॉल क्या होगा, H अपॉन मास ऑफ बॉल मल्टीप्लाइड बाय 5% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट को, इसको मान लो x लिख दिया मैंने, इसको भी x लिख दिया, दोनों सेम ही है तो कट ही जाएंगे, x ही ले लेते हैं। अब लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, H अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय x, x और x कट गया, H और H कट गया, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, इसका आंसर आएगा लैम्डा बॉल divided by lambda electron is equal to the mass of electron by mass of ball, yes or no? Yes, ma'am. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा कुछ नहीं करना तो सिर्फ 10.31 ही ले लो माइनस, और मास ऑफ बॉल को किलोग्राम में लिखेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 10⁻⁻28 आ गया, यस और नो। लैम्डा बॉल बाय किसकी बात हो रही है, लैम्डा बॉल बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है।
अब आप खुद सपोज करो, बॉल में जितनी वेवलेंथ आती है वो 10⁻28 टाइम्स होती है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन. Isn't it too small? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये इतनी स्मॉल है तो क्या हमें बॉल उड़ती हुई दिखाई देगी? No, नहीं, ma'am. है ना. इसलिए एप्लीकेबल तो जरूर है डी ब्रोगली का रिलेशनशिप ऑन द मटेरियल पार्टिकल्स विच आर मूविंग विद सम वेलोसिटी, पर वेवलेंथ उसमें इतनी कम है तो वो हमारे लिए मेजरेबल नहीं होती, इसलिए हमें बॉल का वेव वेक्टर दिखाई नहीं पड़ता है. बाकी इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल बिल्कुल सीधा आता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें कैलकुलेशंस या किधर से कोई वैल्यू निकाल के इसमें पुट नहीं करनी है, सिर्फ यही फार्मूला यूज करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. तो इसको कर लोगे, बताओ. Yes, Yes or no? ma'am. चलो ठीक है. तो दिस इज योर डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस. अब इसमें कर लेते हैं नेक्स्ट वन विच इज द हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हेजनबर्ग्स, ये भी बोहर का फेलियर बना. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? अनसर्टेनिटी तो नाम से क्लियर हो रहा होगा कि समथिंग इज नॉट सर्टेन, नॉट फिक्स, नॉट डेफिनेट. तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर simultaneously both the position and the velocity of the microscopic particles with absolute certainty and accuracy. ठीक है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है मेजर करना पोजीशन एंड वेलोसिटी. अब देखो, पहले तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. साइमल्टेनियसली वर्ड लिखा है, एक साथ. साइमल्टेनियसली मींस एक साथ दोनों चीजें, पोजीशन एंड द वेलोसिटी, या ऑब्लिक मोमेंटम कर लो. एनसीईआरटी मोमेंटम लिखती है, वो भी सही है. वेलोसिटी मैंने क्यों लिखा है अभी डेरिवेशन में पता लग जाएगा. पोजीशन एंड वेलोसिटी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, मतलब जैसे डी ब्रोगली ने कहा था ना सारे मटेरियल पार्टिकल के लिए वो एप्लीकेबल है वेव करेक्टर वाला पॉइंट, इसने ऐसा नहीं कहा हेजनबर्ग ने. हेजनबर्ग ने कहा कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनके केस में हमें कैलकुलेट करना एग्जैक्टली पोजीशन एंड द वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है. अब आप मुझे ये बताओ, अगर हम किसी की पोजीशन एंड द वेलोसिटी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो क्या हम उसे देख सकते हैं? Is it possible to see that object? No, ma'am. Or the particle? अब हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीजों को? How we observe the things, because we know their position और उनकी वेलोसिटी. अगर रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 है और पोजीशन कैलकुलेट हो जाएगी. बट अगर वो रेस्ट पे नहीं है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम कुछ उसमें फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे आप फिजिक्स में लगाते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर. तो पोजीशन में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लेते हो, मतलब कर पाते हो ना उनकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट. एनी हाउ अगर नहीं भी देख पाते तो फॉर्मूला लगा के कितनी वेलोसिटी से जा रहा दिस एंड दैट. बट इलेक्ट्रॉन के केस में वो कह रहा है ऐसे नहीं है. साइमल्टेनियसली अगर हम उसकी पोजीशन और पोजीशन इसलिए नहीं उसकी कैलकुलेट कर सकते क्योंकि वो फिक्स नहीं है, वो चलता जा रहा है. ठीक है, वेलोसिटी इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते कि अगर मान लो हम उसकी पोजीशन को फिक्स कर दें, हम मान ले कि वो फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इतनी लार्ज हो जाएगी आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो. वेलोसिटी मान लें कि हम वो लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है या इतने % लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो पोजीशन एक पे नहीं टिकता. तो यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है. और ये नहीं है, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि इसका रीजन ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया और ये टेक्निकल फॉल्ट है. नो, एक्चुअली द थिंग इज टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बट द थिंग इज कि इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उस पर लाइट डालते हैं, लाइट तो डालनी पड़ेगी भाई.
तो उतनी लाइट से भी उसे एनर्जी मिल जाती है और वो एक्सेलरेट हो जाता है या उसका पाथ शिफ्ट हो जाता है, वी आर लुकिंग फॉर इट इन दैट सम प्लेस, और वो उसकी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो ये फंडामेंटल लिमिटेशन है नेचर का, ठीक है। तो ये हेजनबर्ग ने कहा। आप बताओ डी ब्रॉगली ने क्या कहा था? डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इतनी पोजीशन से घूम रहा है, इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है, इतना ये हो रहा है, तो अब ये किसी पार्टिकल के लिए तो ट्रू हो सकता है, वेव के लिए ट्रू नहीं है। तो इसलिए हेजनबर्ग के प्रिंसिपल से भी बोहर का जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही गलत था, ठीक है ना। तो हेजनबर्ग ने क्या कहा, अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि हाँ देखो एब्सोल्युटली नहीं कैलकुलेट कर सकते, पर अनसर्टेन का मतलब है सम एरर रहेगा, सर्टन कैलकुलेशन नहीं होगी, 100% वैलिड नहीं है, रिजल्ट करेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी जब हम ये दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। इम्पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है कैलकुलेट करना विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी एंड एक्यूरेसी। अगर वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी और एक्यूरेसी से पोजीशन और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट हो जाती है तो इसका मतलब है वो वेव है ही नहीं, फिर वो कैसा करेक्टर आ गया, पार्टिकल लाइक करेक्टर आ गया। इतना क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसने एक स्टेटमेंट दी थी, Yes, ma'am. डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ये इसने स्टेटमेंट दी थी। डेल्टा एक्स इसमें है अनसर्टेनिटी या एरर, एरर भी लिख सकते हो या अनसर्टेनिटी भी लिख सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल में वर्ड यूज किया हो यूज करना है इसको। अनसर्टेनिटी और द एरर इन द पोजीशन मेजरमेंट। ठीक है बच्चा। और डेल्टा पी क्या हो गया, एरर या अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। हाँ जी मोमेंटम मेजरमेंट। एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और पाई तो सब जानते ही हो, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा जी। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स ही रखो, डेल्टा पी को क्या रखो, मास इनटू वेलोसिटी। अब समझ में आया मैंने वेलोसिटी में एरर क्यों लिखा था, क्योंकि मास में तो कोई एरर हो नहीं सकता। तो हमें क्या नहीं बेसिकली कैलकुलेट होता, मास एंड पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। मास में तो एरर नहीं है, तो डेल्टा पी एम इंटू डेल्टा वी होता है, एच बाय 4 पाई हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरर पोजीशन, ये एरर वेलोसिटी। मोमेंटम में भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है, पर उसमें मास कांस्टेंट होगा तो एरर अल्टीमेटली वेलोसिटी में ही आएगा, ठीक है। यस मैम। अब इसमें ना दो साइन है बच्चा, पहला साइन इसमें लगा हुआ है इक्वल टू, ये देखो ये इक्वेशन थी ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। इसमें एक इक्वल टू साइन है, तो इक्वल टू साइन का मतलब है मिनिमम अनसर्टेनिटी, मिनिमम अनसर्टेनिटी बेटा। एक साइन ग्रेटर देन है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है, और इसका मतलब है मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी 4 पाई से ज्यादा होगी और मिनिमम वैल्यू इसकी होगी h बाय 4 पाई। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो मिनिमम वाला आंसर ले लेते हैं। चलो मैं देती हूँ आपको एक क्वेश्चन, आप करो। आपकी बॉल ही ले लो फिर से, 10 ग्राम मास है, ये 10 ग्राम है, डोंट कंसिडर इट एज अ लॉग। 10 ग्राम मास मूविंग विद 10% of velocity of light. Find uncertainty in the measurement of position. Uncertainty in the position measurement. करो कैलकुलेट, दो मुझे आंसर, क्या होता है। Yes, tell me what is the answer to this question. अच्छा, एक फॉर्मूला पता है ना सभी को,
Yes, ma'am. तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, बच्चा मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाओ। अच्छा मैं इसको भी सेट कर देती हूँ क्योंकि हमें तो आता है ये एम, ये बन गया तुम्हारा डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डेल्टा वी की वैल्यू कौन बताएगा मुझे कितनी आएगी? 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 10% का 10/100 हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो गई? 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड यहाँ से हो गया, तो जूल सेकेंड भी आपका आ गया ये SI वाला सिस्टम, और ये भी SI आ गया। 4.4 इंटू 3.14। और मास कितना था बच्चों? 10 ग्राम। 10 इंटू 10⁻³ तो कैन यू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एक्स फ्रॉम दिस? एक रफ सा कैलकुलेशन कर देते हैं ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि आंसर कैसे आ रहा है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया? 1 0 से यहाँ कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये 3 इंटू 10⁻7 बन गया। तो ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ से आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁻7 यहाँ से आ गया। अगर आप सारी कैलकुलेशन छोड़ के सिर्फ 10 की पावर ही देख लो तो आंसर देखना जरा। 10⁻⁻34 यहाँ से आ गया ऊपर से, 10⁻+7 ये है, -2 ये है, 10⁻5 यहाँ से आ गया, और 10⁻5 को यहाँ से करोगे तो कितना आ गया? 29 आया। यस मैम। अब अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ रही है। अब आप मुझे बताओ कि ये क्या बहुत मेजरेबल है? बहुत स्मॉल है, यस मैम। ठीक है ना, उसके कंपैरेटिवली। तो इस तरह से आप इसके लॉजिक पे जा सकते हो, या आप देखो क्या इस प्रिंसिपल की कोई सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में? नो मैम। हमारी लाइफ में हम कैसे पार्टिकल्स के अक्रॉस आते हैं? हमारी Macro- लाइफ में हाँ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तो आते ही नहीं हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में आते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में तो एरर कुछ भी नहीं आ रहा, तो बहुत कम एरर है। तो इसका मतलब है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को तो हम बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। तो दिस प्रिंसिपल, ये तो हो गया आपका नेग्लिजिबल एरर। नेग्लिजिबल एरर, और नेग्लिजिबल एरर का मतलब हो गया कि पोजीशन आ गई तुम्हारी एक्यूरेट, ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि ये सिर्फ माइक्रो के लिए काम दे सकता है, हमारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो हमें इसकी डेली लाइफ में एटलीस्ट कोई यूटिलिटी नहीं है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन तुम इलेक्ट्रॉन के केस में कैलकुलेट करते तो आप देखो इलेक्ट्रॉन के केस में 10⁻31 मास आ जाता है, तो उस केस में ये 10 की पावर बहुत कम बनेगी, उसके केस में बहुत ज्यादा बन जाती है। दैट मीन्स वैसे फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, उसके केस में एरर आएगा अच्छा खासा। तो इज दैट क्लियर? इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे आराम से, यस मैम। और डी ब्रॉगली का भी कर लोगे, है ना? यस मैम। चलो ठीक है, अब थोड़ा पोल जनरेट करके क्वेश्चन देख लेते हैं कितना आपको समझ में आया है। पहला क्वेश्चन ले लो, स्पेक्ट्रा से ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन बामर सीरीज is obtained in the spectra of hydrogen atom. ए ऑप्शन है n is equal to 3 में आया, finally from ni is equal to 6। दूसरा ऑप्शन है फाइनली 2 में आया, फ्रॉम ni is equal to 1। तीसरा ऑप्शन है फाइनली 4 में आया, फ्रॉम इनिशियल n is equal to 6। चौथा ऑप्शन है फाइनली 2 में आया, फ्रॉम इनिशियली ni is equal to 3। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, बामर सीरीज कब मिलेगी।
I am going to generate a poll. So this is your question number class 2. चलो. Can you see the poll on your screen, beta? Yes, ma'am. ठीक है बच्चा, सभी को आंसर करना है. Everybody has to answer. अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया क्लास में से. नीट लिखना है ना आपको, पेपर देना है, तो यहाँ पे भी क्या करो. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वहां पे तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा. चलो शाबाश, बाकी भी आंसर करो जल्दी. Can you see the result on your screen? Yes, ma'am. अब देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया. जो मैक्सिमम ने दिया सही है या नहीं. पहली बात तो बामर सीरीज कब आती है बताओ तो मुझे. The final position two होती है. फाइनल पोजीशन 2 होती है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. अब ऑप्शन बची 2. क्या ऐसा हो सकता है कि 1 से फाइनली 2 में आई है तो एब्जॉर्प्शन हो गया, तो एमिशन हुआ ही नहीं, है ना. Yes, ma'am. एमिटेड लाइट का रिकॉर्ड स्पेक्ट्रा होता है, तो बी तो गलत है. तो आंसर आएगा हायर लेवल हो तब फाइनली सेकंड लेवल में आता है. तो इसका मतलब है डी वॉज अ करेक्ट, और मेरे ख्याल से 13 to 14 स्टूडेंट्स ने ये सही आंसर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. बोहर्स मॉडल या कैलकुलेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर. When electron jump from for and final level 4 initial level 2 helium, final level 4 initial level 2 hydrogen, ये एटम्स है. फाइनल लेवल 3 इनिशियल लेवल, इसमें कर देते हैं थोड़ा सा चेंज. फाइनली 4 में आ रहा है, पहले था 6 पे. फाइनली 3 में आ रहा है, पहले था 5 पे, और है लिथियम डी. फाइनली आ रहा है 1 में, पहले था 6 पे, एटम है बेरिलियम. किस केस में स्पेक्ट्रा नहीं आएगा? सी. सभी को आंसर करना है. Everybody present in the class has to answer the question.
कैन यू सी द रिजल्ट? अब ये बच्चे कौन से हैं जिन्होंने गलत आंसर दिए हैं? बच्चा हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बाकी सभी में सब सही है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है सभी को जिन्होंने गलत आंसर दिया? अब Yes, ma'am. चलो जी, अब लास्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 तो डेल्टा वी आपको बताना है। बच्चा मैंने डेल्टा एक्स को 0 रख दिया, तो डेल्टा वी बताओगे कितना होगा? आई एम गोइंग टू जनरेट द पोल। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द पोल। Check out the poll on your screen. Still everybody has not answered. Can you see the result, beta? Yes, ma'am. Most of the students ने तो सही आंसर दिया है। रिलेशनशिप क्या था? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। अब मुझे इसमें से डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, तो इसको भी उधर ले जाओ। 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को उसने 0 दे दिया, तो एच अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो ये आना था ना। आप इसको थ्योरेटिकली भी कर सकते थे, मतलब नो एरर इन पोजीशन, तो प्रोडक्ट तो उसको कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है ना। नो एरर इन द पोजीशन है तो दूसरे वाली फिर इंफिनिटी हो जाएगी। मतलब एक अगर एक्यूरेटली कैलकुलेट भी हो सकता है, हो जाएगा, तो नेक्स्ट वन विल बी द इनफाइनाइट वन। तो इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसके साथ हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, और वेव मैकेनिक्स में भी हमने 2 कर लिए हैं क्वांटम मॉडल में। एक छोटी सी थियरी है, जरा से पोस्टुलेट इसके बता देती हूँ आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में उसे करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। किसी भी चीज को पढ़ते हो ना, तो ये याद रखा करो कि इसका मीनिंग क्या है, करती क्या है ये थ्योरी। ये थ्योरी ने हमें ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल लाइक कैरेक्टर भी होता है। देखो, रेडिएशंस का रेडिएशंस तो है ही है, मतलब दोनों में डुअलिटी है, पार्टिकल में भी और वेव में भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कौन सा कैरेक्टर को जस्टिफाई किया इन्होंने? पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। ठीक है, पहला पॉइंट इसने दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब द एनर्जी कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी
in the form of small packets of energy called quanta. Small packets called quanta. देखो अगर कोई रेडिएशन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करती है ना, तो इसका मतलब है कि उसमें वेव करेक्टर है. अब डिसकंटिन्यूस एमिशन ऑफ रेडिएशन का मतलब है कि उसमें कौन सा करेक्टर है, पार्टिकल करेक्टर है. और ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी रेडिएशन पैकेट फेंकती है, ऐसा नहीं है. रेडी पैकेट का मतलब होता है फिक्स्ड क्वांटिटी. अब पैकेट के ऊपर क्या लिखा होता है, क्वांटिटी तो लिखी होती है. तो वो बोले एक फिक्स्ड पैकेट ऑफ एनर्जी क्वांटा की फॉर्म में. मतलब ऐसा ही नहीं है कि कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करती है या एब्जॉर्ब करती है. एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करती है. और यही कंसेप्ट हमने तब पढ़ा था जब हमने बोहर का क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. यानी कि क्वांटाइजेशन यहाँ भी एप्लीकेबल है. क्वांटाइजेशन किस केस में पढ़ी थी हमने, पार्टिकल लाइक कैरेक्टर में पढ़ी थी. तो इनका भी पार्टिकल लाइक कैरेक्टर है. जो आपके पास लाइट होती है ना, लाइट के केस में क्वांटा को बोलते हैं फोटोन. ठीक है, इन द लाइट फोटोन इज द क्वांटा. वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को फोटोन बोलते हैं. हम बोलेंगे एक फोटोन लाइट डाली, 2 फोटोन लाइट डाली. तो ये जो डिसकंटिन्यूअस एमिशन या डिस्क्रीट एमिशन या फिक्स्ड एमिशन का कांसेप्ट है या एब्जॉर्प्शन का, ये क्वांटाइजेशन का कांसेप्ट है. और क्वांटाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल लाइक का. सेकंड पोस्टुलेट तो मैं आपको कितनी देर से यहाँ पे यूज भी करवा रही हूँ, आज के लेक्चर में भी किया है, कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है. जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी एनर्जी होगी. और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इंट्रोड्यूस कर सकते हो. इसने अपने नाम पे इंट्रोड्यूस किया कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ठीक है. और थर्ड पॉइंट इसने कहा कि रेडिएशन जो है वो होल नंबर क्वांटा रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब करती हैं. मतलब n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकती है. ये फ्रैक्शनल आंसर नहीं हो सकता. एक क्वांटा रेडिएशन एमिट करी, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, इसमें ये आंसर नहीं आ सकते हैं. n कैन नॉट बी लाइक 2.5 3.1 लाइक दिस. तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. और इसने सपोर्ट किसको किया बच्चों, पार्टिकल लाइक कैरेक्टर. किसके पार्टिकल लाइक कैरेक्टर को, रेडिएशन. रेडिएशन. यहाँ तक, हाँ यहाँ तक क्लियर है सभी को. यस Yes, मैम. ma'am. We will resume this particle like character of the electromagnetic radiation in the next class. इसी से पकड़ेंगे इसके क्या फेलियर हैं, इससे क्या रहे हैं. और नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे वाइंड अप हो जाए चैप्टर, फिर आपका संडे को टेस्ट भी होगा. चलो बेटा, ओके, आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर एंड यू हैव टू रिवाइज इट ऑल. ओके जी. यस मैम. चलो जी, थैंक यू मैम. टेक Thank you, केयर ma'am. जी. थैंक यू thank बेटा. you, ma'am. थैंक यू जी.